चुनावी यात्रा पे हैं सचिन पायलट के साथ। यूथ आइकॉन हैं, करिश्माई लीडर हैं, क्राउड पुलर हैं और कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं। सचिन जी, कैसा चल रहा है कैंपेन और क्या मेन मुद्दे हैं आपके इस कैंपेन में? कि कांग्रेस का कैंपेन मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। और इस बार जो 30 साल से राजस्थान की एक प्रथा रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, बदलाव होता रहता है, लेकिन इस बार जो हमने कैंपेन किया है, जो मुद्दे हम लेकर चुनाव में लड़ रहे हैं, उस लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और हमारा कैंपेन भी, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मेन इश्यूज़ हमारे डेवलपमेंट के हैं, विकास के हैं, किसान, नौजवान, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक्सेट्रा। भाजपा के मुद्दे हमेशा विवादित रहते हैं, वो धर्म के, मज़हब के, मस्जिद के, मंदिर के, लेकिन लोग अब नए लोग जो हैं, नौजवान मतदाता, वो इसके बियॉन्ड देखना चाह रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर कैंपेन कर रहे हैं, यूनाइटेडली लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, कांग्रेस चाहती है कि रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स को वो बीट कर सके। 30 साल में कभी यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, इस बार क्या अलग है कि आपको लगता है रिपीट कर पाएगी? देखिए, तो हमारा जो देश भर में भाजपा का शासन है 10 साल से, केंद्र सरकार का, उससे भी लोग अब परेशान हैं, ऊब चुके हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, किसानों में बड़ा अनरेस्ट है, और अपना 10 साल का कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड वो दिखा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, भी हाल ही में हम चुनाव जीते हैं कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तो वर्कर्स में उत्साह है। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पोलिंग हो गया, वहाँ की पोलिंग इतनी अच्छी तादाद में हुई है, रिस्पॉन्स ये है कि वहाँ पे हम लोग सरकार बनाएंगे। तो सब टेलविंड्स हमको मिल रहे हैं, हमारा कैंपेन अच्छा है। भाजपा में बिखराव है, राजस्थान के अंदर बहुत असमंजस है, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी के अंदर। तो उस कन्फ्यूजन का लाभ भी कांग्रेस को मिलेगा, स्वाभाविक है। यहाँ पे 2 ही मेन पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो जब भाजपा का लीडरशिप में क्राइसिस है, डेवलपमेंट का एजेंडा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट लेवल पर यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, आपके आलोचक ये कहते हैं, आप भाजपा पे कह रहे हैं कि, लेकिन आपके आलोचक तो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी लीडरशिप का टसल है। हमारे यहाँ कोई टसल नहीं है। मैंने कुछ इश्यूज़ रेज़ किए थे पार्टी के अंदर, और उन इश्यूज़ का संज्ञान लेकर पार्टी ने कमेटी बनाई। उन मुद्दों पर आगे हमने काम किया, और सरकार और पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी मुझे कहना था मैंने बोला, उसका रिस्पॉन्स पार्टी ने दिया, और हमने जब मिलकर बैठ कर बात की 6-8 महीने पहले, तो सब इश्यूज़ से डिस्कस कर लिया था। अब हमारा एक ही एजेंडा है कि हम सरकार कैसे कांग्रेस की बनाए राजस्थान के अंदर। मत भूलिए कि इन 3-5 राज्यों के चुनाव के बाद एकदम बाद लोकसभा चुनाव है। अगर ये 3-4 स्टेट्स में हम लोग मजबूत सरकार बनाते हैं, तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी जीत सकते हैं। इसलिए हम सब की प्राथमिकता, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा एकमात्र है कि हम पार्टी को कैसे विजय दिलाएं। लेकिन आपके खिलाफ काफ़ी पर्सनल अटैक्स भी हुए थे, तो आपको हाईकमांड ने क्या सलाह दी? मतलब आपसे अलग से उन्होंने समझाया होगा आपको? हाँ, कुछ ऐसी बातें बोली गई जो मैं समझता हूँ अवॉइडेबल थे, लेकिन जैसा मुझे खड़गे जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मुझे माफ़ करके भूल के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कहा गया उसको बार बार उस पर हम चर्चा करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो समय निकल गया वापस नहीं आएगा। अब हमें आगे की ओर देखना है, चुनाव सर पर है, 1 हफ्ते के बाद वोटिंग होगी। इसलिए मैंने उनके सुझाव को और उन्होंने जो मुझे दिशा निर्देश दिए थे, उसको मैंने पूरी तरह उसकी पालना कर रहा हूँ। एंड वी हैव डिसाइडेड टू फॉरगिव। आई हैव बीन आस्क्ड टू मूव ऑन एंड टू फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, बिकॉज हम अगर उसी डिबेट में फंसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो लीडरशिप का टसल तो हमेशा रहता है, और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो महत्वाकांक्षा रखना, एम्बिशन रखना कोई गलत बात नहीं है। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री 72 के हैं, फिर भी कहते हैं कि कुर्सी को मैं छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रहा है। आपने भी कहा है कि देखिए, हाईकमांड डिसाइड करेगी। लोगों ने आपको पूछा है चीफ मिनिस्टर के बारे में कि आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं क्या? देखिए, कहने से कोई कैंडिडेट नहीं बनता है, और एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यही होता है कि आप चुनाव जीतें, जो मेंबर्स जीत कर आएंगे, विधायक, वो तय करते हैं, और फिर लीडरशिप पार्टी क्यों तय करती है। 2018 में मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, हम 13 में हारे थे चुनाव, हम सिर्फ 21 MLA रह गए थे 200 में से। उस समय मुझे पार्टी की कमान मिली थी। 5 साल काम करने के बाद हमने सीटों का इजाफा किया, 5 गुना सरकार बनाई। हम अध्यक्ष थे, मैं अध्यक्ष था। हमने 1 लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि जो भी हम कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगे वो हमको एक्सेप्टेबल होगा। वही हुआ, और 23 में वही है। हम जब एक बार चुनाव जीत जाएंगे, हम सब अपनी बात रखेंगे, ऑथराइज करेंगे पार्टी लीडरशिप को, और कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। मेरे या किसी और के कहने से
ना तो पद कोई दे रहा है ना ले रहा है, ये तो सब एक काल्पनिक बातें हैं। सवाल जवाब में आती रहती हैं, लेकिन मुद्दा उद्देश्य यही है, बहुमत कैसे हमारे को आए। बहुमत आने के बाद ये तय होगा कि किसको क्या रोल असाइन किया जाएगा। देखिए, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं जिस पे आप सरकार बनाने के लिए आप ये कैंपेन चल रहा है, लेकिन ये कोई लोग आपके आलोचक ये भी कहते हैं कि बहुत एंड में आया है, लास्ट ईयर में हुआ है। तो क्या आपको लगता है इसका सचमुच फ़ायदा आपको मिल पाएगा? नहीं, कुछ स्कीम्स हमने शुरू की थी 18-19 में, कुछ ऐसी हैं जिनका पब्लिसिटी अब हुई है, लेकिन हमने बहुत पहले से ये धारणा थी, मैनिफेस्टो में 18 में हमने कहा था, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और अगर नई स्कीम हम लाते भी हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नई स्कीम्स हमेशा लोगों तक राहत पहुंचाने वाली स्कीम्स हैं। पेंशन्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, छात्रवृत्ति है, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे संस्था मिलें, स्कूल्स के लिए कहा है। तो ये सोशल डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग एजेंडा होता है। मैं समझता हूँ टैक्स बेस का पैसा अगर सोशल वेलफेयर में जाता है, महिलाओं को हाउस होल्ड इनकम में इजाफा होता है या बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, वो बेहतर है बनस्बत हम कुछ चंद उद्योगपतियों के लाखों करोड़ सरकारी बैंक के कर्जे माफ़ कर दें, राइट ऑफ कर दें। वो भी टैक्स बेस का पैसा है। इसलिए प्रायोरिटीज़ हमारी पार्टी की अलग है और पब्लिक इन इश्यूज़ को पसंद कर रही है। जी, सचिन जी, इसमें यूथ जो है, यूथ को बहुत आकांक्षाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं, और खासकर आपसे। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने बहुत पॉइंटेडली कहा है कि पेपर लीक के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बताएंगे। तो कहीं आपको लगता है उस अनाउंसमेंट से वो कहीं आप पर बाजी तो नहीं मार लेंगे? नहीं, होना चाहिए। मैं क्या, सभी बोलते हैं, हमारी पार्टी बोलती है, अगर कोई किसी पेपर लीक में इन्वॉल्व है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी पार्टी का हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, अधिकारी हो। और अगर कोई पकड़ा जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैंने इशू उठाया था तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, लीडरशिप कांग्रेस दिल्ली ने सरकार को बोल के कानून बनवाया। उस कानून में पेपर लीक से कोई संबंधित अगर कोई पकड़ा जाएगा, उसकी जो सज़ा है उसको बढ़ाकर हमने उम्र कैद कर दिया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये डेटरेंट होगा कि आगे ऐसे काम ना हो। जहाँ भी देश में या प्रदेश में जहाँ भी अगर पेपर लीक होता है, मैं समझता हूँ उस पर कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहरहाल बीजेपी ने जो अनाउंस किया है ये एक चुनावी घोषणा लगती है। अगर सच में गंभीर होते तो बीजेपी ने इन बातों को भी रखा नहीं पब्लिक के आगे। उन्होंने कभी इसको इशू नहीं बनाया, पब्लिक की आवाज़ बनने की कोशिश नहीं की। अब जब चुनाव आ गए हैं, अब ये एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक इन पे विश्वास नहीं करेगी, ऐसा मानता हूँ। लेकिन उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर तो माहौल बनाया है राजस्थान में। देखिए, माहौल अलग, कहीं पर भी महिलाओं के साथ अन्याय हो, उत्पीड़न हो, उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश में हमने FIRs को कंपलसरी कर रखा है, हम छुपाते नहीं हैं। बड़ा आसान है कि आप आंकड़े कम कर दो, खबर बनेगी नहीं। लेकिन अगर कोई मामला आता है, हमें जज करना चाहिए कि हमने उस घटना के बाद जो आरोपी हैं उस पर क्या और कितनी देर में कार्रवाई करी है, हाउ क्विक इज़ द एक्शन टेकन। उस संदर्भ में हमने अच्छा काम किया है। अब आंकड़े तो मध्य प्रदेश के भी हैं, यूपी के भी हैं, तो महिला सुरक्षा को इंस्टेड ऑफ पॉलिटिसाइजिंग हमें उस पर गंभीरता से, एक सामाजिक और एक लॉ एंड ऑर्डर वाला इशू है, इसको ध्यान से समझना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, चुनाव मुद्दों पे भी लड़ा जाता है और जातिगत समीकरण कैसे बैठते हैं और बिठाते हैं, उस पर भी चुनाव लड़ा जाता है। अब पिछली बार बीजेपी ने 9 गुर्जर कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, एक भी नहीं जीता। आपका जो समुदाय है, मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि आप एक गुर्जर नेता का लेबल आप पे लोग लगाना चाहते हैं, पर शायद वो स्टिक भी नहीं करता है। लेकिन जो गुर्जर समाज है उसने एक तरफा वोट डाला था। इस बार जैसे जब मलेश्वरी में भी प्रधानमंत्री आए थे, हम बात करके आए थे उनसे, वो लोग नाराज़ हैं देखिए कांग्रेस से, और एक बड़ी कौम की नाराज़गी भारी पड़ सकती है। मैं नहीं मानता हूँ ये सही है। राजस्थान में जनसंख्या है 8 करोड़। हम जब सरकार में आए थे, हमको किसानों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, अल्पसंख्यक सब ने समर्थन किया, तभी सरकार बनती है। इतना बड़ा चुनाव कोई एक समाज, एक जाति नहीं जिता सकती। कुछ लोगों की एम्बिशंस होंगी, कुछ लोगों ने राय प्रकट करी होगी, लेकिन मूलतः जो लोग कांग्रेस माइंडेड हैं वो कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। और मैंने हमेशा अपनी राजनीति में कोशिश की है कि हम सबको साथ लेकर चलें। जब तक आप लोगों को मान सम्मान और उनका साथ नहीं लेंगे, तब तक आप राजनीति में बहुत लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। तो ये जातिगत जो कैलकुलेशंस हैं, इसको हम लोग बहुत ओवर एम्फेसाइज करते हैं। हमें लगता है कि ये मीणा, जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गुजर, अगर पब्लिक आपको पसंद करती है तो
तो सभी करते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो, अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हो, तो सब आपको पसंद करेंगे। अब हर इंसान किसी ना किसी समाज से पैदा होता है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हम कहाँ पैदा होते हैं। लेकिन आप औरों को कैसे जोड़ते हो, उस पर आपकी कला, आपकी कार्यकुशलता निर्भर करती है। मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने पहले कांग्रेस को वोट दिया था, इस बार भी कांग्रेस को वोट देंगे। आपका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग क्या है? क्या आपका बहुत लोगों से एक 1 to 1 जुड़ाव है? क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पे भी आप सभा करने जाते हो तो लोगों का बहुत क्रेज़ होता है, आपके सोशल मीडिया पे भी बहुत फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो ज़मीनी तौर से जुड़े रहने के लिए, या आपने जो 5 साल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किए थे, उससे ये है लगाव लोगों का आपसे? मेरा अपना अनुभव है, किसी भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता के लिए असली राजनीति और नेता स्थापित होने के लिए सबसे बढ़िया समय होता है विपक्ष का। विपक्ष में बहुत संभावनाएं होती हैं इश्यूज़ में जुड़ने में। सरकार में होते हैं तो कुछ बाधाएं होती हैं, बंदिशें रहती हैं। और आपने सही कहा, मैं लगभग पौने 7 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, और उस समय मैंने बहुत घूमकर लोगों से एक जज्बाती रिश्ता कायम करने की कोशिश की। और रिश्ते बनते हैं दो तरफा, एक तरफा नहीं बन सकते हैं। आप उनके दुख सुख में भागीदार नहीं रहोगे और सिर्फ भीड़ लाने के लिए बोलोगे या वोट के लिए बोलोगे, ऐसे होता नहीं है। उनसे सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत संबंध बनाने से एक मजबूत बॉन्ड बनता है, और वो बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए। तो मुझे खुशी है कि मैं वो स्थापित कर सका प्रदेश के अंदर। जहाँ भी जाते हैं लोगों से मुलाकात होती है। और आपने कहा कि 1 to 1 राजनीति 1 to 1 ही होती है। आप भाषण लाखों लोगों को देते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ आपके अगर नज़रें मिलती हैं, आपकी भावनाएं जुड़ती हैं, तभी आपसे प्रभावित होता है। और मुझे खुशी है कि वो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस चुनाव में भी उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है। लोग आपके फादर के बारे में बताते थे, और मेरे को भी उनसे मिलने का सौभाग्य था। वो कभी किसी का नाम से पुकारते थे, क्या आपने उनसे वो सीखा? मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि उनका अलग तरह का व्यक्तित्व था। लेकिन ये बात सच है कि जो कार्यकर्ताओं से आप संबंध बनाते हैं, अगर कार्यकर्ता आपके लिए लाठी भी खाए, धक्के भी खाए, नारे भी लगाए, और आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं, उसको मान सम्मान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो बहुत लंबा नहीं चलता, वो बड़ा ट्रांजैक्शनल होता है। और मैंने समझा कि पॉलिटिक्स में जितना बड़ा हमारा कुंडवा परिवार होगा, उतना ज़्यादा आप सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे। और कार्यकर्ताओं और ख़ासकर लोगों से 1 to 1 जुड़ाव, चाहे मेरा खुद का क्षेत्र हो, चाहे मेरा प्रदेश हो, या मेरे पार्टी के वर्कर्स हो, वो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही एक लंबी राजनीति के लिए बहुत अनिवार्य भी है। अगर आपकी खुद की सीट टोंक के बारे में बात करें, तो टोंक इस बार, मतलब इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं टोंक में, मेरे को लगता है कि सब लोग इस तरह से कुछ योजना बना रहे हैं कि आपकी जो फ्लाइट है ना, उसको टोंक में ही ग्राउंड कर दें। देखिए, लोग कुछ भी साजिश करते रहे, लेकिन टोंक में जो पिछली बार मुझे बहुमत मिला था हमारी पार्टी को, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत था। इस बार भी आप देखिएगा, अच्छे मेजॉरिटी के साथ हम लोग वहाँ से चुनाव जीतेंगे, न सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकिन पूरे इलाके में। और इस बार वो रिवाज बदलेगा, और दोबारा लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। अगर बीजेपी के बारे में उनके मैनिफेस्टो और बीजेपी के कैंपेन के बारे में बताएं, तो अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की कैंपेन को कंपेयर करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप में क्या अलग है, और क्या उनसे सीख सकते हैं और वो आपसे क्या सीख सकते हैं? बीजेपी का कैंपेन में संसाधन है, लेकिन वो जो इश्यूज़ हैं वो धर्म के हैं, मज़हब के हैं, आलोचना करने के हैं, नकारात्मक हैं। पॉजिटिव एजेंडा, ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर, नई सोच, रोड मैप क्या होगा, किसान, नौजवान, वो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कैंपेन में कोई करंट नहीं है, कैंपेन कोई उठ के नहीं आ रहा है, और वो आप गेज कर सकते हैं रिस्पांस के साथ। तो जो कांग्रेस का कैंपेन हो रहा है, उस पब्लिक का जो रिस्पांस है, उससे आपको पता लगेगा कितना लोग पार्टी को चाह रहे हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लैंड करने वाले हैं, ईस्टर्न राजस्थान कितना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए? सिग्निफिकेंट गेन्स लास्ट ईयर। नहीं, ये बात सच है कि पिछली बार राजस्थान के इस हिस्से से बहुत समर्थन मिला था। सभी संभागों में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। वी विल डू इक्वली वेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ राजस्थान। लोग कैंपेन ट्रेल पे हमारे साथ सचिन पायलट बता रहे थे कि किस किस जैसे युवा के जो इश्यूज़ हैं उन पे वो कहते हैं कि वो सहमत हैं। अगर किसी भी तरह से युवाओं के लिए कुछ योजनाएं आए तो सहमत है, सरकार बनाने का निश्चय है, सरकार रिपीट करेगी, और ईस्टर्न राजस्थान का अपने आप में बहुत महत्व वो मानते हैं। चुनावी यात्रा, खास चुनावी यात्रा और ख़ास मुलाकात सचिन पायलट के साथ।